स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आज मैं आप लोग के लिए असाइनमेंट हिंदी लेकर आई हूँ। असाइनमेंट क्रमांक 4। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है और इसके क्या आंसर होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भ्रातृशोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नरलीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर लिखिए। इसका आंसर है, भ्रातृशोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नरलीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम को जिस तरह का विलाप करते दिखाया गया है वह ईश्वरीय लीला की बजाय आम व्यक्ति का विलाप अधिक लगता है। राम ने अनेक ऐसी बातें कही हैं जो आम व्यक्ति ही कहता है, जैसे यदि मुझे तुम्हारे वियोग का पता पहले होता तो मैं तुम्हें अपने साथ कभी नहीं लाता। मैं अयोध्या जाकर परिवारजनों को क्या मुंह दिखाऊंगा, माता को क्या जवाब दूंगा। मेरा आंसर बिल्कुल सटीक है। आप इसे लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। हमारे जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें काव्यांश दिया है और कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसका आपको आंसर देने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, पाहुन किसे कहा गया है और क्यों? पाहुन मतलब अर्थ होता है मेहमान। तो पाहुन मेघों को कहा गया है क्योंकि मेघ सज सवर कर बन ठन कर आया है, जिस प्रकार कोई मेहमान घर में आता है। दूसरा है हमारा ख, मेघ किस रूप में और कहाँ आए हैं? मेघ मेहमान के रूप में शहर से गांव आए हैं। हमारा तीसरा है, मेघों के आने पर गांव में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देने लगे? तो इसका आंसर है, मेघ के आने पर खिड़कियां दरवाजे सब खुलने लगे हैं, पेड़ झुकने लगे हैं, धूल भरी तेज हवाएं चलने लगी हैं। हमारा घ है, बूढ़ा पीपल किसके रूप में है, उसने क्या किया? इसका आंसर है, बूढ़ा पीपल घर के बुजुर्ग के रूप में है, उसने आगे बढ़कर प्रणाम किया मेघों को। आगे हमारा क्वेश्चन, लता कौन है, उसने क्या शिकायत की? लता दामाद रूपी मेघ की साली है, उसकी शिकायत यह है कि बहुत दिनों बाद मेघों को उसकी याद आई। ये जो काव्यांश होते हैं वो किसी न किसी चीज़ से रिलेट करके ही बताया जाता है। तो यहाँ पर जो लता है उसको साली के रूप में दर्शाया गया है और जो मेघ है उसको दामाद के रूप में माना जा रहा है। हमारा प्रश्न 3 है, जन्मजात धंधों में लगे श्रमिक कार्य कुशल क्यों नहीं बन पाते? अगर आप इसका आंसर बुक से रिलेट करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो मैं बुक से खोज कर आप सभी के लिए लाई हूँ आंसर। इसका आंसर है, वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्म से पेशा थोप देते हैं। मनुष्य की रुचि अरुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती। ऐसे हालात में व्यक्ति अपना काम चालू ढंग से करता है, न कुशलता आती है और न श्रेष्ठ उत्पाद होता है। चूँकि व्यवसाय में उच्च नीच होता रहता है, अतः जरूरी है पेशा बदलने का विकल्प, चूँकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए जाति प्रथा को श्रम विभाजन का रूप नहीं माना जा सकता। आगे हमारा क्वेश्चन चौथा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, समाज के भ्रष्ट होने पर शिक्षक ने क्या किया? समाज के भ्रष्ट होने पर शिक्षक ने युग सर्जक की भूमिका का निर्वाह किया। ख है, जीवन मूल्यों की रक्षा का भार किस पर आता है? जीवन मूल्यों की रक्षा का भार शिक्षकों पर आता है। ग है, छात्रों की दृष्टि किस पर रहती है? छात्रों की दृष्टि शिक्षक के हर क्रियाकलाप पर रहती है। वे शिक्षकों के निर्देशों का पालन करते हैं, उनके आचरण का अनुसरण करते हैं। घ है, छात्र किसकी बातों को महत्वपूर्ण मानते हैं? छात्र शिक्षकों की बातों को महत्वपूर्ण मानते हैं। वे माता पिता की अपेक्षा शिक्षकों को अधिक सम्मान देते हैं, उनके हर बात को ब्रह्म वाक्य की तरह मानते हैं। आगे का आंसर है हमारा, ये पांचवा का आंसर है। इसमें पहला है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है। दूसरा है, जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार कर देती है। तीसरा है, जाति प्रथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं देती। तो फ्रेंड्स, आप लोग को कैसा लगा मेरा आंसर? प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।